स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई भी आपकी समस्या हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप पल पल के अपडेट्स वहाँ पे ले पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, आप इसको जरूर विजिट करें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हिंदी इलेक्टिव का पूरा कोर्स हमने बना रखा है, MCQ से लेकर समरी सब कुछ करवा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। तो इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है, 40 नंबर का पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट का। और इसमें जो अपठित गद्यांश है इसको आपको पढ़ लेना है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अपठित गद्यांश अब पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला जो प्रश्न है, ठीक है, जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा घ, यानी कि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है। दूसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ख, यानी कि संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। तीसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर का हो जाएगा, बांध कोविड-19 की रोकथाम का टीका और प्रक्षेपण केंद्र। चौथा जो यहाँ पे प्रश्न है उसका सही आंसर होगा श्रमहीन व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि अंधकार में है। पांचवा जो प्रश्न है उसका सही आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। पांचवा जो इसका सही आंसर घ हो जाएगा, यानी कि परिश्रमहीनता से वैयक्तिक उपलब्धि नितांत असंभव है, यानी कि परिश्रम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। छठा है, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है, ठीक है, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है निरंतर परिश्रम करना। सातवां प्रश्न है, किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी, तो इसका सही आंसर है आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। अगर हम बहुत ही आसानी से, बहुत बिना किसी मेहनत के कोई सफलता प्राप्त होती है तो हमारा मन व्यथित रहेगा। स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग करने पर क्या बनेगा, तो सही आंसर का हो जाएगा स्व प्लस तंत्र प्लस ता। समुचित शब्द का अर्थ क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। और 10वां जो प्रश्न है इसका आंसर जो होगा वो होगा परिश्रम सफल जीवन का आधार होता है, ठीक है। अब दूसरा गद्यांश है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, मैं आपको सीधा इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दूसरे गद्यांश का जो आंसर है पहले का वो होगा ग, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट और विश्वसनीय ज्ञान वो हमें देता है। वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं, यह कथन दर्शाता है कि वे वैज्ञानिक जो है प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं, ये क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण और अनावरत चिंतन से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। कौन अनावरत चिंतन करता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा विज्ञान उपासक। पांचवा है, कौन वास्तविकता का पुजारी होता है, विज्ञानवादी जो होता है वो वास्तविकता का पुजारी होता है। कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति के साक्षात दर्शन से, ठीक है। फिर है आगे, कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य मतलब क्या है, ठीक है, जो मतलब जो कवि है उसके हिसाब से जो मतलब सही तथ्य है वो क्या है, सही आंसर होगा यहाँ पे प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। फिर इत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आठवां जो प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है, तो सही आंसर है प्रकृति के उपासक, कवि और वैज्ञानिक। फिर नौवां है, प्रकृति का मानवीकरण क्या दर्शाता है, तो इसका मतलब है कल्पना प्रधान व भावनोमेश युक्त कविता रची जा रही है, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण यानी कि कल्पना प्रधान व भावनोमेश युक्त कविता रची जा रही है। और लहराते, ठीक है, यहाँ लहलहाते पौधे का चित्रण ना कर झूमते बच्चे का चित्रण करना क्या दर्शाता है, प्रकृति के तत्वों को मानव माना गया है, ये दिखाता है, ठीक है। फिर आगे है आपको काव्यांश दिया जाएगा, काव्यांश पढ़ना है, फिर इसके उत्तर होंगे। काव्यांश में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप सभी ने पढ़ लिया होगा, इसके उत्तर बताऊंगा आपको मैं। तो पहला जो होगा, ठीक है, जो काव्यांश है उसमें पहले का आंसर होगा आनंद। आनंद यानी कि बरसा करता पल पल मेरे जीवन में सोना, तो सोने का मतलब है आनंद। दूसरा है, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग, कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि,
का सही आंसर हो जाएगा विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझको सुख सार दिखाता कवित्री को यह अनुभूति कब होती है और क्यों होती है समझाइए। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। कवित्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है? तो कवित्री जो है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करती है। आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो कविता में जो संदेश है इससे मतलब क्या है, मतलब इसका आंसर हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं को हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। ठीक है, फिर अगला है उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, इसमें अलंकार कौन सा है? ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर अनुप्रास हो जाएगा इसका। कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक है वो मेरा जीवन हो सकता है। फिर आगे है जो एक और काव्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद जो इसमें पहला प्रश्न है वो ये है, साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क्योंकि कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। का फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अपना कार्य पूर्ण न होने की पीड़ा के कारण। ठीक है, फिर है जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विलाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, विलाप नहीं करना चाहिए। कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देता, यानी कि जो कार्य जो भी है वो दिखाई सुनाई नहीं देता, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? तो उसने समझाया कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। सॉरी। फिर अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कविता का संदेश क्या है? तो इसमें जो सही आंसर है वो ये होगा कि लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा छठे का लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित हो जाते हैं। फिर सातवां है किन में व्यंग्य भाव छिपा हुआ है? ठीक है, व्यंग भाव किस में छुपा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। ये जब आप गद्यांश काव्यांश वगैरह पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, मैं आगे जो बुक के हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें सही आंसर जीवन सार हो सकता है। अब आगे आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि खबर की दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले का संबंधित चरण क्या कहलाता है? ड्राई रिपोर्ट, ड्राई दृश्यहीनता, ड्राई विजुअल या ड्राई एंकर? तो सही आंसर जो है यहाँ पे ड्राई एंकर हो जाएगा। और अगला है कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था, अचानक कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए थे। ये क्या दिखाता है? तो इसमें जो है ये दिखाता है कि एक बारी जो प्रसारित हो जाती है चीज, प्रसारित शब्द जो है मतलब रेडियो निकल जाता है, एक बार रेडियो में जो कुछ बोला गया है वो निकल गया, तो उसको दोबारा से मतलब उसको समझने में बहुत दिक्कत आती है, तत्काल उसको हम नहीं ढूंढ सकते। फिर अगला है श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की स्थिति में टेलीविजन सबसे सशक्त माध्यम कैसे है? क्योंकि ये दृश्य एवं श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। जो सुन नहीं सकता वो देख सकता है, जो देख नहीं सकता वो सुन सकता है, तो टीवी दोनों के लिए अच्छा है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो सही आंसर शब्द हो जाएगा। कविता की व्यक्तित्व में सामाजिकता मिली होती है, यह कथन किसमें निरूपित होता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा सामाजिक समरसता में। अब आपके सामने काव्यांश है, काव्यांश को अच्छे से पढ़ो। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी सीबीएसई ने आंसर की दिए हैं उसमें गलतियां हैं, कुछ ना कुछ गलती है, मैं आपको बताता चलूंगा वो क्या है। अभी आपने इसको अगर पढ़ लिया है, वसंत आया कविता का है ये, तो देखो पहला प्रश्न है इसमें जो दिया हुआ है वो ये है कि और कविताएं पढ़ते रहने से डैश 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 आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य कौन से विशेष वर्ग को चयनित करके कहा गया है? कि ये जो लाइन है ये कौन से मतलब वर्ग को चयनित करती है? वन संरक्षण विभाग को, बौद्धिक वर्ग को, पर्यावरण विभाग को, या पूंजीपति वर्ग को? इसका सही आंसर शहरी वर्ग होगा, जो कि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे चलो। अब दूसरा है कवि द्वारा वसंत पंचमी के होने का प्रमाण छुट्टी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है, किस बात का समर्थन करता है? कि उसका प्रकृति से संबंध टूट गया है, और ये भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते चलिए आप, इसमें कुछ ना कुछ है गड़बड़ी, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसका आंसर। तीसरा है वसंत के आने पर प्रकृति में क्या होता है? तो वसंत जब आता है तो क्या होता है? ढाक के वनों में भोरे मस्ती में दहरने लगते हैं। ठीक है, तो
इस तरीके से जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे भी अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें दिया हुआ है डाक के वन दहरने लगते हैं और इस तरीके से। अगला प्रश्न है, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पीक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करेंगे दिखावेंगे। अब ये जो चौथा प्रश्न है इसमें जो सही आंसर है वो ग होगा, यानी कि कविगण विदेशों में भंवरे और कोयल की अदाओं की प्रस्तुति द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होगा जो आपके आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है कि यानी कि ये जो लाइन है, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पीक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करेंगे दिखावेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके आंसर की का आंसर है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई गलतियां भी निकलती है तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें देखते हुए चलना है। दहर दहर दहकेंगे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दहर दहर दहकेंगे में किस अलंकार का प्रयोग है, तो इसमें अनुप्रास है एक तो, ठीक है, और पुनरुक्ति प्रकाश है, तो ख सही हो जाएगा। आगे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है पहले आपको। ठीक है, आपकी बुक से है ये, प्रेमघन की छाया स्मृति से ये दिया हुआ है। इसको जब आप पढ़ लोगे तो चौधरी साहब की कुछ बातें लिखी हुई हैं इसमें। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस पुरातत्व की दृष्टि में, ठीक है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था, इस कथन का औचित्य बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। ठीक है, ये सही है इसका। दूसरा है, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, इसका अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी, जो घ है वो सही हो जाएगा। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे, चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे, खासे हिंदुस्तानी रईस और कंधों तक बाल वाले थे। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है, कार्य बचात नाही कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वे नौकर से गिलास टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं, नौकरों को बहुत डांट डपटका कर रखते हैं, या वस्तुओं का नुकसान सहन नहीं करना चाहते, या विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं। तो सही आंसर होगा विलक्षणता और चुटीलेपन जैसे विशेष गुणों के वो स्वामी हैं। फिर अगला प्रश्न है पांचवा, ठीक है, कि गद्यांश के अनुसार एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे पीछे लगा हुआ, ठीक है, और अनुमान के आधार पर ये बताइए कि ये लड़का कौन हो सकता है, वर्तमान संदर्भ में ये किस अवस्था को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है वो देश के बाहर से आए हुए व्यक्तियों का समूह। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है वो नहीं हो सकता, इसका जो सही आंसर है वो ये होगा जो चौधरी साहब का नौकर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल रही है मुझे, तो इसका जो सही आंसर है वो ये होगा कि जो चौधरी साहब का नौकर है, ठीक है, वो हो सकता है। और वो मतलब आप ये समझ सकते हो कि बाल मजदूरी को दिखाता है कहीं ना कहीं, यानी कि जो आगे पीछे जो चौधरी साहब के घूम रहा है उनका नौकर हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी को दिखाता है। फिर है, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्पों को चुनो। ठीक है, 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सिखाया हुआ उत्तर बालक दे रहा था। ठीक है, फिर आगे है संवादिया कहानी का प्रतिपाद्य, संवाद का महत्व, मानवीय संवेदना, ग्रामीण जीवन, या जमीन का बंटवारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय संवेदना। फिर आगे है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला आई थी, हरगोविंद सोच रहा था कि किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। तो पंक्तियों में समाहित भाव क्रमशः क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, कहीं ना कहीं संताप एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ता। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा को बावली कहने से कवि जयशंकर प्रसाद का जो मतलब जयशंकर प्रसाद जी हैं वो क्या मतलब कहना चाहते हैं, आशा को बावली क्यों कहा है। तो आशा व्यक्ति को काल्पनिक सुख से भरमाए रहती है। ठीक है, फिर आगे है कार्नेलिया का गीत कविता में उड़ते खग निम्नलिखित में से किस विशेष अर्थ की व्यंजना करते हैं। उड़ते खग, तो इसमें सही आंसर है देश के बाहर से आए व्यक्तियों का समूह, ये यहाँ पे आएगा इसका आंसर। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये चट्टान ये चट्टाने, ये पत्थर ये चट्टाने, ये जो पंक्तियां हैं इसमें चट्टान और पत्थर किसका प्रतीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा बाधाओं का। ठीक है, बाधाओं का प्रतीक है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्पों को चुनना है, जिसमें से पहला प्रश्न है यहाँ पे, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा किया होता, कैसे ठंडा होता। इसके माध्यम से सूरदास संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहा है। ठीक है, तो वो किसे चिन्हित कर रहा है, भैरव को।
भैरव नहीं, मतलब वहां पर आपको पता है आग लगाई थी, ठीक है, तो इसलिए गा सही हो जाएगा। रूप ने कहा कि आप यहाँ अकेले हैं, जबकि भूप ऐसा महसूस नहीं करते, क्योंकि क्योंकि वे स्वजनों और, ठीक है, भूतरों से गहरी आत्मीयता रखते थे, वे स्वजनों और भूतरों से गहरी आत्मीयता रखते थे। तीसरा है, हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में लेखक ने कौन से जीवन मूल्यों को स्थापित किया है? तो 100 बार मतलब भाई बनाना, 100 लाख बार दोबारा से बनाना, ये दिखाता है कि कितने वो आशावादी हैं, वो कितना विश्वास रखते हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा। आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसमें आरोहण कहानी की जो है मूल संवेदना, अगर इसकी बात करें, ऑप्शन का है पर्वतीय लोगों के जीवन की अनुकूल परिस्थितियां, भूस्खलन में अपने को खोने के बाद भी अनुपम पर्वत प्रेम, या परिश्रमशीलता, आत्मसम्मान एवं पर्वत प्रेम, नौकरी के कारण गांव छोड़ने की मजबूरी। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, बाकी मैंने सभी के आंसर लगभग बता दिए हैं। पांचवा है कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों माना जाता है, सूरदास ने क्यों कहा कि भिखारी को पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए? क्योंकि गांव में जो समाज है उसका दृष्टिकोण ऐसा है कि भिखारी के पास पैसा कैसे हो सकता है, अगर इतना पैसा आया तो आया कैसे, इसीलिए सूरदास ने ऐसा बोला। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। कमेंट में जरूर बताना जो मैंने आपसे पूछा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।